हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, हम आपको पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेस्पिरेटरी पाथवे में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चल रहा है ये पूरी प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जब ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको लिखा जाता है, तो मैं आपको आसान तरीके से इसको समझाने का कोशिश करता हूं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता है कि पहले ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है क्रेब साइकिल में, और इस तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इस प्रोसेस में बहुत सारे इनडायरेक्ट एटीपी बने हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। बहुत सारे इनडायरेक्ट एटीपी बने हैं जो NADH के फॉर्म में और FADH2 के फॉर्म में जो एटीपी बने हैं, उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाया जाता है और उसको तोड़ करके एटीपी बनाया जाता है। उसके अंदर में एटीपी होता है, और आपको ये भी पता है कि एक NADH से हमें 3 एटीपी मिलता है और एक FADH2 से हमें 2 एटीपी मिलता है। ये आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी अभी तक के क्लास में। ठीक है, तो आज हम ये बताते हैं कि ये जो NADH है या FADH है, एज लाइक चेक में आपका पैसा है और इसको बैंक में डालोगे तो ये कैश में हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये बैंक है। यहाँ पे कुछ चेक डाला जाएगा, एक NADH डाला जाएगा, उससे बन करके क्या निकलेगा, 3 ATP निकलेगा। एक FADH2 डाला जाएगा, 2 ATP बन करके निकलेगा। ये पूरी प्रोसेस कैसे होता है, जो हमारा बन चुका है उसको हम लोग ATP में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ये बात जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में चलता है। ठीक है, अब देखिए, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला मेम्ब्रेन में इस तरीके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आपने देखा है। ठीक है, इस तरीके से पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसमें जो होता है इस तरीके से डिप्रेशन भी होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको पता है कि इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ क्रेब साइकिल चल रहा है। ठीक है, और क्रेब साइकिल चल रहा है, और इस मेम्ब्रेन में, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या चल रहा है, ये मेम्ब्रेन में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इससे बाहर क्या हुआ है, इससे बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बाहर में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना। तो साइटोप्लाज्म में क्या था, ग्लूकोज था, है ना। ग्लूकोज टूट गया था, पायरुविक एसिड बनाया था। ठीक, अब ये पायरुविक एसिड कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अब अंदर में इसका क्रेब साइकिल हुआ। ठीक है, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल हुआ। क्रेब साइकिल में जो NADH और FADH2 बने, उनका ब्रेकडाउन किया जाएगा, उसको इधर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ NADH बाहर भी बने हैं, ग्लाइकोलिसिस में भी आपको बताया था 2 NADH बनता है, उसको भी अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और उससे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में डाल करके उससे भी ATP बनाया जाएगा, है ना। तो मैं कहता हूं कि ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाहर में क्या है, एक स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। और बाहर में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है,
इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको लिखिए इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, बाहर में साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो इस मेम्ब्रेन में प्रोसेस होने वाली है। ठीक, अब इनर मेम्ब्रेन, अच्छा ठीक है। अब इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? ठीक है, तो 4 कॉम्प्लेक्स। कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं और चारों कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने लिखा है। एक का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, फिर नाम है सक्सिनेट, सॉरी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं FADH रिडक्टेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH। थर्ड कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड द फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो देखिए, ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कीजिए। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका हो गया सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये आपका हो गया थर्ड कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया फोर्थ कॉम्प्लेक्स। एक और होता है 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स होता है, बट वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का नहीं है, वहां पे फॉस्फोरिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। मतलब एनसीईआरटी को देख करके कई बच्चे कंफ्यूज रहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो सोचते हैं एनसीईआरटी में 5 बनाया है तो 5 ही होगा। नहीं, वो अलग एक चीज है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपको 4 ही कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक, अच्छा पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना हुआ है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 FMN और FES का बना हुआ है, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर प्रोटीन। ये किसका बना हुआ है? FES और FAD का बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स 3 किसका बना है? साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 का बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स 4 किसका बना हुआ है? तो साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 का बना हुआ है। तो ये सब कौन कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये होना चाहिए कि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है। जब देखिए साइटोक्रोम C जो है, इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो ये इधर आएगा, फिर ये इधर ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इधर उधर करते रहता है इलेक्ट्रॉन को ले जाने में। भाई कॉम्प्लेक्स तो है वो अपना फिक्स रहेगा, ये स्टेशन है ये फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, कुछ ऐसा ट्रेन वगैरह है जो इधर भी जा रहा है पैसेंजर लाने के लिए, इधर भी, तो वो उसको बोलते हैं मोबाइल। ठीक है, तो ये मोबाइल है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम C इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्लीज रिमेंबर, ये जो है कोएंजाइम Q एक कॉमन पॉइंट है जहां से साइटोक्रोम 1 वाला भी इलेक्ट्रॉन पास करेगा और कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन भी पास करेगा और कॉम्प्लेक्स 2 का इलेक्ट्रॉन भी पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कॉम्प्लेक्स 2 को 1, 2, 3, 4 नहीं बनाया, 1 के बाद डायरेक्ट 3 है, बीच में आ गया है एक कॉमन पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स 2 में एटीपी नहीं बनता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि कहां पे एटीपी नहीं बनेगा। तो एटीपी कहां पे नहीं बनेगा? कॉम्प्लेक्स 2 में एटीपी नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स 1 में बनेगा, 3rd में बनेगा और 4 में बनेगा। ठीक है, सेकंड में एटीपी नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता उसके पीछे अलग लॉजिक है। ठीक है, पर अभी आप समझिए कि वहां पे सेकंड पे नहीं बनेगा एटीपी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे एटीपी नहीं बनेगा। ठीक, तो इसलिए ये जब एटीपी बनाएगा नहीं, तो इसलिए इसको हम मैं इधर नहीं दिखाता हूं कि भाई ये फालतू का इधर क्यों जाकर के ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सीक्वेंस क्यों बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक कॉमन सीक्वेंस होता है, एक कॉमन रिएक्शन सेंटर होता है छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम Q। इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, यानी कि ये दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन जो आएंगे कोएंजाइम Q के पास, वो इधर आएंगे पहले, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स 3 में। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट, है ना। तो कोएंजाइम Q के द्वारा से होकर के ही दोनों का इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में जाएगा। साइटोक्रोम मतलब थर्ड कॉम्प्लेक्स में जाएगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में जाएगा। सारे का नाम हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, सबका नाम लिखा है। फर्स्ट का मैंने बोला NADH रिडक्टेज, दूसरे को बोला FADH रिडक्टेज, ठीक है, या इसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब बोलोगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, तो आपको कल पता है, कल नहीं पढ़ाया था मैं, जब क्रेब साइकिल पढ़ा रहा था, शायद परसों
के पहले तीसरे दिन, आज से 2 लेक्चर पीछे जाइए, जब मैं क्रेब साइकिल बनाया हूं तो उसको भी बहुत डिटेल से लेकर के गया हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसको समझाया हूं। और आप क्रेब साइकिल वाला वीडियो देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रेब साइकिल में मैंने बताया था कि एक ऐसा पॉइंट है ना, मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो क्रेब साइकिल का एंजाइम होता है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो मैं बताया था उस एंजाइम का नाम था SDH, है ना, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो वो जो सक्सिनिक एसिड जो है वो सक्सिनिक से फ्यूमिक बना था, तो जो वहां पे एंजाइम काम करा था सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है ना, एक्चुअली वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं बोला था कि वो एक्चुअली में वो पार्ट है किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। तो वहीं पे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कनेक्ट हुआ है, वो रिएक्शन को जाकर के देखिए सक्सिनिक एसिड वाला वो जो स्टेप है, ठीक है। तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर किया है कहां पे, कॉम्प्लेक्स 2 में, और वहां से कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है। तो देखिए वो कनेक्ट है यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, तो उसी पॉइंट पे कनेक्ट होता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहां से तो यहाँ FADH रिडक्टेज हो गया यहाँ पे। तो आप ये देखिए, दिस इज द रिएक्शन सेंटर फॉर NADH कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 इज द रिएक्शन सेंटर फॉर FADH2, ठीक है। यहाँ FADH2 टूटेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका रिडक्शन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका रिडक्शन होगा, तो दोनों रिड्यूस होगा। तो इसको आप लोग बोलोगे FAD, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, FADH रिडक्टेज, इसका रिडक्शन होगा, और इसको बोलोगे NADH रिडक्टेज, ठीक। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, है ना, नहीं, सबसे पहले क्या करेगा, इसको क्या करोगे आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे ना, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये किसी को रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिडक्टेज का काम कर रहा है, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो ये दूसरे को तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये है कैसा, रिडक्टेज नाम का, लेकिन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, तो इस अकॉर्डिंग हमने नाम दिया है इसका, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन जब होता है, पहले तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, फिर अब ये रिड्यूस हो जाए, फिर अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा, है ना। तो पहले ये रिड्यूस हो, सॉरी पहले मैंने क्या बोला, पहले इसको इलेक्ट्रॉन मिला, तो जब इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ ना। पहले जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ ना। हाँ, बार बार गलती बोल रहा हूँ बाबा। पहले जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ना। एक बात तुम समझो ना भाई, यहाँ कंफ्यूजन में मत रहो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। भाई इतना तो केमिस्ट्री पढ़े होगे ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री जाओ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। तो यहाँ पहले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना कोएंजाइम Q, तो पहले तो ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये क्या करेगा बाद में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये रिड्यूस होगा फिर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स में आएगा, फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में एक मोबाइल कैरियर होता है, तो मोबाइल कैरियर का पोजीशन क्या होता है। तो ये बेटा मोबाइल कैरियर आपको याद रखना है, ये कॉमन सेंटर है फॉर 1 और 2 कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। और कौन कौन कॉम्प्लेक्स किस किस चीजों से बना हुआ है, ये बात आपको मैं सामने लिख दिया हूं, क्लियर होना चाहिए एकदम हर चीज, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो पंपिंग होता है। तो होता क्या है, देखो एटीपी बना कैसे है ना, एटीपी बना कैसे है ये बात आप समझो। एटीपी कैसे बनता है कि जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा तो डिफरेंट रिएक्शन सेंटर से जब क्रॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो अंदर में प्रोटॉन बने हैं, जैसे कि NADH2 टूटा है तो हाइड्रोजन बना है, FADH2 टूटेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, तो वो मैट्रिक्स में रहेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा तो वो अपने एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को डाउन करेगा, है ना भाई। यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो अपने पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा ना भाई। जो जितना ज्यादा ऊपर होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। तो जितना हाइट बढ़ाते जाओगे, ये मान लो मास है कि मेरा मास है कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हाइट तो बढ़ते चला जाएगा ना। तो हम जितना ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएगा। अब ऊपर से डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते भाई, ऊपर से बहुत ज्यादा ऊपर छत है, ऊपर से डायरेक्ट जब जंप करेगा तो आदमी मर जाएगा ना भाई, जमीन से टकराएगा, ह्यूज चेंज होगा मास में, उसकी डेथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो आदमी क्या करता है, धीरे धीरे सीढ़ी उतर करके आता है, एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे चेंज होता है। तो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा।
वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो जब एनर्जी को कम करेगा तो वो एनर्जी जाएगा किसके पास, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर से इधर आएगा और इनर मेम्ब्रेन में बढ़ते चला जाएगा, भरते चला जाएगा, इस मेम्ब्रेन में भरते चला जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज करो कि मैं थोड़ा सा इधर दिखाता हूं कि मान लो कि मैं क्या कहता हूं कि ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब इसमें बार बार प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, ठीक है, प्रोटॉन भरते चला जा रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन भरते चला जा रहा है, ठीक है ना बेटा, प्रोटॉन भरते चला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा ना भाई, एक तरफ बस उसी तरीके से जैसे कि आपने हम वो उसमें बताया था फोटोसिंथेसिस में, जो लाइट रिएक्शन में बताया था कि ल्यूमेन में प्रोटॉन बल्ब भरते चला जा रहा था। एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था, बाहर से अंदर की तरफ प्रोटॉन खींचा जा रहा था, स्ट्रोमा वाला प्रोटॉन का यूज किया जाता है NADPH2 बनाने के लिए। तो जो भी कारण हो, प्रोटॉन एक मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा और एक तरफ कम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, है ना। तो प्रोटॉन जब इधर जाएगा तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगना शुरू होगा फिर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो क्या करेंगे वो, फिर वो क्या करेंगे, वो F1 F0 पार्टिकल को खोजेंगे। तो वो जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है ना, वही कॉम्प्लेक्स है। जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है, वो पांचवा कॉम्प्लेक्स मैं अभी दिखाया नहीं हूं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करें। तो वहां से वो रास्ता होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पे बनता हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसी ने छोड़ा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बना क्योंकि यहाँ पे भी वो वन वे गेट लगा हुआ रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है वो गेट नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ये दिस इज द प्रोटॉन कैरियर, ये भी प्रोटॉन का कैरियर भी काम करेगा, ठीक है, ये भी प्रोटॉन कैरियर, लेकिन ये प्रोटॉन कैरियर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए इस बात को कि पूरी कहानी आपको क्या है, मैं पीछे कितनी बार इसके बारे में बात कर चुका हूं, बार बार कीमोऑस्मोसिस के बारे में, है ना, कीमोऑस्मोसिस के बारे में मैं कितनी बार बात कर चुका हूं। अगर आपने हमारा फोटोसिंथेसिस से चैप्टर देखा है, सारी चैप्टर, तो मैं कितनी बार कीमोऑस्मोसिस आपको समझा चुका हूं। और वही चीज आज भी पढ़ा रहा हूं। तो मैं तुमको बताया था कि जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो एक जगह पूरा भरते जा रहे थे लोग, उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं था, तो एक छोटा सा सुरंग मिला, उससे भागना शुरू किए, ठीक है। तो ऐसे ही वो सब कहानी वगैरह आप देखिए जाकर के पीछे। तो जब ये प्रोटॉन भरते चला जाएगा तो फिर वो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से जब पास करेंगे तो एटीपी, तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, अब देखो FADH2 जो है, यहाँ पे बोला मैं, यहाँ पे वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एटीपी नहीं बनेगा। तो एटीपी इससे जो क्रॉस किया वो दो रिएक्शन सेंटर से आगे जाएगा, यहाँ से जो गया है वो यहाँ भी बनाएगा एटीपी, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी। तो तीन एटीपी NADH से बनेंगे और दो बनेगा FADH2 से, तो ये बनेगा। तो इस तरीके से याद करना है। तो आपको कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन सबसे फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉमन रिएक्शन सेंटर कौन है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 का, ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये फेमस होता है कि ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो किसका किसका बना हुआ होता है, या इसका सीक्वेंस बताने के लिए पूछता है। तो देखो साइटोक्रोम A एंड A3, ये सीक्वेंस याद रखना। साइटोक्रोम A बीच में कहीं कहीं A1 भी दिखाया जाता है, A एंड A3 रिएक्शन का लास्ट है, ये है। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, A3 है क्या, नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ ऑक्सीजन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम कैसे करेगा, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो को ये रिसीव करेगा। अब ये ऑक्सीजन रिसीव करेगा तो आप जैसे याद करो, पहले आप H2O को तोड़े थे तो क्या बना था, क्या बना था, एक H2O को तोड़े थे, 2 प्रोटॉन बना था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना था और प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उल्टा कर दे, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसको यहाँ पे जो प्रोटॉन फिर बाहर से, ये तो इनर मेम्ब्रेन है, जब प्रोटॉन की पंपिंग होगी तो अंदर आएगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 2 प्रोटॉन को बुलाएगा, है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। तो ये सब चीज वापस जब मिल जाएंगे तो फिर से H2O बन जाएगा, फिर से H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये लास्ट जो है वो ऑक्सीजन, अगर कोई आदमी को ऑक्सीजन नहीं दे तो क्यों वो मर जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक कर जाता है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। कई लोग A3 को टिक लगा देते हैं, साइटोक्रोम A3 नहीं, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये भी और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है साइनाइड, आपने सुना होगा, साइनाइड का नाम सुना होगा, है ना। ये एक बहुत खतरनाक जहर है, पॉइजन है,
आतंकवादी जो होते हैं ना वो लेकर के चलता है, इसे गोल माला बना लेगा और इसे साइनाइड वगैरह कहीं रखे रहता है आसपास में, और जैसे देखेगा कि चारों तरफ से घिर गए ना, वो साइनाइड का टैबलेट खा जाता है और वो तुरंत मर जाता है। ठीक है, क्योंकि जानता है कि हम पकड़े जाएंगे तो हमें टॉर्चर करेंगे, है ना। अभी मान लीजिए अभी इंडिया वाले पकड़ ले, ठीक है, और कोई आतंकवादी है तो उसको टॉर्चर करेंगे। ठीक है, इंडिया वाला सेना जाएगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाला पकड़ लेगा, पाकिस्तानी पकड़ लेगा, उसको टॉर्चर करेगा, है ना। चाइना में जाएगा तो चाइनीज। तो इस तरीके से देश में क्या होता है, भाई आतंकवादी है और मान लो कि कोई आर्मी का सेना है, आतंकवादी के हाथ में किसी तरीके से चला गया, है ना, तो वो टॉर्चर करेंगे, उसको मारेंगे, उसको राज उगलवाएंगे, है ना, उसको मरने भी नहीं देंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उसको कभी कभी इलेक्ट्रिक का शॉक देंगे, कभी हीट का शॉक देंगे, कभी कुछ भी करेंगे। उससे जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारा क्या है, जो खुफिया इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, मान लीजिए कोई अधिकारी है पकड़ में आ गया, तो ये सब अधिकारी वगैरह रखे रहते हैं साइनाइड कि भाई अब तो जान ही रहे हैं कि मरना ही है, ये तो वैसे भी मारेगा, तो वो खा ही लेते हैं टैबलेट, चलो मरो। तो सवाल ये पूछा जाता है कि साइनाइड में ऐसा क्या होता है जो खाने के बाद इमीडिएट मौत हो जाता है आदमी का, है ना। साइनाइड में क्या होता है ऐसा जो इमीडिएट खाने के बाद आदमी का मौत होता है। तो प्लीज रिमेंबर, साइनाइड हैविंग द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन है, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बंद हुआ आदमी का मृत्यु हो जाएगा। चाहे ऑक्सीजन ना दो तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बंद होगा, चाहे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइनाइड डाल दो तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा तो मर जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो रिएक्शन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्या है, ये सब सारी बातें आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो क्या क्या क्वेश्चन होता है एग्जाम का। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है ना, कौन सा कॉम्प्लेक्स, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ये नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज द NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड को हम लोग बोलते हैं FADH डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हैविंग वेरी हाई एफिनिटी विद द साइनाइड, सो दैट इफ यू विल ईट द साइनाइड टैबलेट वी विल डाई। ठीक है, ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम C इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, है ना। एंड कौन सा कॉम्प्लेक्स मेड बाय कौन सा प्रोटीन, तो ये देखो आयरन सल्फर, FeS का मतलब क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे हो गया FeS आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, FeS दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो ये इसमें भी FeS पाया जा रहा है, तो आयरन इसमें भी है ना, आयरन रिएक्शन सेंटर होता है इसमें भी। ठीक है, ये होता है आपका कॉमन हो गया, ये मोबाइल हो गया। तो मुझे लगता है आपका सारा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही, 4 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को लाया जाएगा, एक बार इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप नहीं कर सकता, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे लॉस जाएगा। सो अब इसके बारे में, इसके पीछे थोड़ा सा और भी लॉजिक है, केमियोस्मोसिस है जो 5th कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग रेस्पिरेशन क्विसेंट के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्रैसुलेशन प्लांट, अलग अलग प्लांट में रेस्पिरेटरी क्विसेंट का अलग अलग वैल्यू होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।